बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तजा काइज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीफैप 1 दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का समर 2021 जून 2021 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, रीड करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं आइसक्रीम लिमिटेड के नाम से। सवाल को रीड करने से पहले मैं सवाल की रिक्वायरमेंट को रीड करता हूं। तो सवाल की रिक्वायरमेंट में हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स हैं और इस सवाल की वेटेज 25 मार्क की वेटेज है। रिक्वायरमेंट नंबर ए में कहता है कि डिटरमाइन द रिवाइज्ड अमाउंट ऑफ टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटीज आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द अबव एडजस्टमेंट्स। यानी कि हमारे पास सवाल में कुछ एडजस्टमेंट्स है जिनको इनकॉर्पोरेट करके हमें एसेट और लायबिलिटीज का रिवाइज नंबर कैलकुलेट करना है। सेकंड रिक्वायरमेंट में कहता है कि प्रिपेयर आईसीएल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020 along with comparatives after incorporating the effect of above correction if any. Ignore taxation and total column is not required. तो रिक्वायरमेंट नंबर ए के तहत हमें टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी का रिवाइज नंबर कैलकुलेट करना है और रिक्वायरमेंट नंबर बी के तहत हमें इस सवाल में कंपनी की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्रिपेयर करनी है फॉर द ईयर 2020 और टुगेदर विद कंपैरेटिव यानी कि 2019 और 2020 दो साल की हम मूवमेंट्स बना रहे होंगे। अब सवाल में हमारे पास तीन एडजस्टमेंट्स हैं और कुछ जनरल डाटा अवेलेबल है। सवाल को रीड करते कहता है आइसक्रीम लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। A junior accountant has prepared draft consolidated financial statement of ICL for the year ended 31st December 2020, in which result of Gelato Limited and Traffic Limited have been included. एक लिस्टेड कंपनी आइसक्रीम लिमिटेड के नाम से इसके जूनियर अकाउंटेंट ने आईसीएल के हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दिए हैं जिसमें इसने दो कंपनीज के रिजल्ट्स को मर्ज किया हुआ है, जिलेटो लिमिटेड और ट्रेफिल लिमिटेड। However, he could not prepare the consolidated statement of changes in equity due to certain outstanding issues. और इसने हमें changes in equity नहीं बना के दी, ये हमें खुद बनानी है। For the purpose of preparing the consolidated statement of changes in equity, following information is available. ठीक है सर। Share capital of ICL, consolidated retained earnings and non-controlling interest as of 31st December 2018 were 700 million, 1013 million and 310 million respectively. हमारे पास शेयर कैपिटल, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स यानी कि ग्रुप रिजर्व्स और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का नंबर अवेलेबल है 31st December 2018 पे 700 मिलियन, 1013 मिलियन और 310 मिलियन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 एज पर द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट्स टू रुपीज 440 मिलियन, 2019 312 मिलियन, out of which rupees 60 million 2019 50 million was attributable to non controlling interest. टोटल इस ग्रुप का जो 2020 और 19 का प्रॉफिट है वो 440 मिलियन और 315 मिलियन है, जिसमें से 60 मिलियन और 50 मिलियन एनसीआई का हिस्सा है। तो बाकी जो रिमेनिंग है वो पेरेंट का शेयर होगा। The draft consolidated statement of financial position as on 31 December 2020 showed total asset and total liabilities of 3804 million and 985 million respectively. हमारे पास 31 दिसंबर 2020 पे एसेट और लायबिलिटी के नंबर अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 1 में कहता है ऑन 1 जनवरी 2019, देखिए हमारा जो करंट ईयर एंड है वो 31 दिसंबर 2020 है। पॉइंट नंबर 4 के तहत 1 जनवरी 2019 यानी कि लास्ट ईयर के स्टार्ट पे, लास्ट ईयर के पहले दिन ICL acquired 80% share in GL, Gelato Limited, for rupees 800 million. Equity of GL includes share capital and share premium of 500 million and 400 million respectively. Fair value of the net identifiable asset on the date of acquisition amounts to rupees 950. कहता है लास्ट ईयर के पहले दिन आपने एक सब्सिडरी जीएल जिलेटो लिमिटेड का 80% शेयर होल्डिंग एक्वायर किया। 800 मिलियन की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इस सब्सिडरी की शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम का अमाउंट 500 मिलियन और 400 मिलियन था एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। और आइडेंटिफाइबल एसेट की जो नेट फेयर वैल्यू है, नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू जो है वो 950 मिलियन है डेट ऑफ एक्विजिशन। फॉलोइंग डिविडेंड्स वर डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय द ग्रुप एंटिटीज। फिर ग्रुप में जो जो कंपनीज उन्होंने अकॉर्डिंगली डिविडेंड दिया है। 1 अक्टूबर 2019 पे बोनस डिविडेंड दिया 20% का आईसीएल है। 1 मार्च 2020 पे आईसीएल ने फाइनल कैश डिविडेंड दिया है 2019 का 15%। और 1 दिसंबर 2020 पे जीएल ने इंटरम कैश डिविडेंड दिया 20%। एक बोनस और एक कैश डिविडेंड पेरेंट कंपनी ने दिया है और 1 दिसंबर 2020 पे सब्सिडरी ने 20% का इंटरम कैश डिविडेंड दिया। ICL value the non-controlling interest on the acquisition date at its proportionate share of the fair value of subsidiary net identifiable asset. और कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू पे मेजर करती है। अब इस 5 या 6 एडजस्टमेंट्स में हमारे से 5 या 6 जो पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है, इसमें हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन और एक सब्सिडरी के एक्विजिशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर हमारे पास सवाल में 3 इश्यूज अवेलेबल है, इनको भी रीड कर लेते हैं और फिर अकॉर्डिंगली सवाल को सॉल्व करते हैं। डिटेल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इश्यूज ऑन 1 जनवरी 2019 यानी कि अगेन लास्ट ईयर के पहले दिन
ICL acquired an asset on lease at a semi-annual rental of 90 million payable in arrears for 5 years. So accounting for both years have been made, the accountant has not taken into account the fact that after expiry of first 6 months, both lessee and lessor has the right to terminate the lease at any time without permission from other party with no penalty. Discount rate of 10% has been used. कह रहा लास्ट ईयर के पहले दिन 1 जनवरी 2020 पे आपने 90 मिलियन के सेमी एनुअल रेंटल्स पे 5 साल की लीज पे एक एसेट लिया है। हमारे अकाउंटेंट ने 2019-2020 की एडजस्टमेंट्स अकाउंट फॉर कर दी है, लेकिन उसने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को इग्नोर कर दिया है कि इस लीज अरेंजमेंट में ये टर्म लिखा हुआ है कि 6 महीने की एक्सपायरी के बाद लेसी और लेसी के पास ये राइट है कि वो इस लीज को टर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी। 10% का डिस्काउंट रेट यूज किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है सर, यहाँ पे हुआ ये है कि हमारे अकाउंटेंट ने इस लीज के ऊपर आईएफआरएस 16 के तहत राइट टू यूज एसेट और लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली है। 2019 में इसने राइट टू यूज एसेट रिकॉर्ड किया होगा, इसे 2019 और 20 में डेप्रिशिएट किया होगा। 2019 में इसने लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड की होगी तो उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट इनकम और रेंटल की पेमेंट रिकॉर्ड की है। जबकि स्टेट अरेंजमेंट को देखें तो 6 महीने का नॉन कैंसिलेबल पीरियड है और 6 महीने के बाद लेसी या लेसोर दोनों के पास ये राइट है कि वो लीज को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें इसे आईएफआरएस 16 के तहत एसेट और लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, बल्कि हमें सिंपली यहाँ पे शॉर्ट टर्म लीज एक्सेप्शन अप्लाई करनी चाहिए थी। और शॉर्ट टर्म लीज एक्सेप्शन के केस में हमने सिंपली करना ये कि कोई एसेट या लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं उसे हम सिंपली रेंटल एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब ये 2019 में गड़बड़ हो गई है, यानी कि ये एक एरर हो चुका है। तो अभी यहाँ पे आईएस 8 के तहत इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे और एरर की रेक्टिफिकेशन का जो इम्पैक्ट होगा वो हम रेट्रोस्पेक्टिवली देखेंगे, यानी 2019 की एडजस्टमेंट 2019 में सही करेंगे, 2020 की एडजस्टमेंट 2020 में सही करेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ऑन 31 दिसंबर 2020 यानी कि ईयर एंड पे ICL cancelled share appreciation right originally granted to 10 executives on 1st January 2019 and in their place granted 32,000 share option to those executives on that condition that they will remain in the company's employment for the next 2 years. 31 दिसंबर 2020 पे एयर एंड पे कंपनी ने अपने 10 एग्जेक्टिव्स को कुछ शेयर अप्रोजिएशन राइट दिए हुए थे 1 जनवरी 2019 पे, इसको कैंसिल कर दिया और इसकी जगह 32,000 शेयर ऑप्शंस दे दिए इन एग्जेक्टिव्स को इस कंडीशन पे कि अगले 2 साल तक इन लोगों को कंपनी के साथ रहना है। ICLS originally granted 30,000 share appreciation right to each of the 10 executives that will be settled in cash on the condition that they will remain in the company's employment for the next 4 years. हमने ओरिजिनली 30,000 शेयर अप्रिसिएशन राइट का वादा किया था अपने इन 10 एग्जेक्टिव्स को, हर 10 एग्जेक्टिव को 30,000 शेयर अप्रिसिएशन राइट। कंडीशन ये थी कि 4 साल की सर्विस कंडीशन थी, 4 साल तक कंपनी के साथ रहना था। करंट ईयर के एंड पे आके हमने इसे कैंसिल करके इसकी जगह इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया 32,000 शेयर ऑप्शंस का। फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर अप्रिसिएशन राइट एट 31 दिसंबर 2019 एंड 20 वाज एस्टिमेटेड टू बी 150 मिलियन एंड 190 मिलियन। लास्ट ईयर के एंड 31 दिसंबर 2019 और करंट ईयर एंड यानी कि 31 दिसंबर 2020 पे शेयर एप्रिसिएशन राइट की फेयर वैल्यू 150 और 190। On 31st December 2020, the fair value of each share option was estimated to be 200. All the executives are remained to be employment for the required period of time. कह रहा है कि जो है 31 दिसंबर 2020 पे जिस वक्त हमने बेसिकली कैश सर्विस शेयर बेस पेमेंट को कैंसिल करके इक्विटी सर्विस शेयर बेस पेमेंट इंट्रोड्यूस किया या इसकी मॉडिफिकेशन की है, इक्विटी सेटल शेयर ऑप्शन की जो फेयर वैल्यू वो 200 है और सारे एग्जेक्टिव हमें लगता है कि सर्विस कंडीशन पूरी करेंगे। नथिंग हैज बीन रिकॉर्डेड इन 2020 इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर अप्रिसिएशन राइट एंड देयर कैंसिलेशन। हमने शेयर अप्रिसिएशन राइट के हवाले से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और ये कैंसिलेशन के हवाले से भी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम इसको खुद देख लेंगे। पॉइंट नंबर 3, ऑन 31 दिसंबर 2020 TCL issued further share to increase its outstanding shares from 1 million to 2.2 million. The new shares were issued to Cookie Limited, a third party, which then obtained control of TL. Market value of TL share was 300 on 31st December 2020. ICL owned 0.6 million shares in TL since 2017. The carrying value of the TL asset excluding proceed from further issue and TL liability in the ICL consolidated financial statement as at 31 December 2020 were 405 million and 85 million respectively. In addition, goodwill of 57 million has been recognized upon acquisition of TL that has subsequently not impaired. देखिए पहले सेकंड पैरा में पहले की बात बता रहा है और फर्स्ट पैरा में फिर करंट बात बता रहा है। आईसीएल ने हमारी पेरेंट कंपनी ने टीएल के 0.6 मिलियन शेयर्स एक्वायर किए। टीएल के शेयर एसेट्स की जो कैरिंग वैल्यू है इस फर्दर प्रोसीड को हटाकर और लाइबिलिटीज की जो वैल्यू है वो 31 दिसंबर 2020 पे 405 और 85 मिलियन।
इसके अलावा 57 मिलियन की गुडविल भी जो कि हमने इसके हवाले से रिकॉर्ड की हुई है। करंट ईयर के एंड पे क्या हुआ कि इस टीएल ने, टीएल का नाम था ट्रेफिल लिमिटेड, इस ट्रेफिल लिमिटेड ने 31 दिसंबर 2020 पे शेयर्स इशू किए, जिसकी वजह से इसके जो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स है ना वो 1 मिलियन से बढ़कर 2.2 मिलियन हो गए। अब पहले इसके शेयर्स 1 मिलियन थे और हमारे पास 0.6 मिलियन शेयर्स थे, यानी कि हमारे पास 60% शेयर होल्डिंग थी। 60% शेयर होल्डिंग का मतलब है कि ये ट्रिफिल लिमिटेड हमारी सब्सिडरी थी। इस ट्रिफिल लिमिटेड ने 1.1 से शेयर बढ़ाकर 2.2 मिलियन कर दिए और हमारे नंबर ऑफ शेयर्स 0.6 रहे, यानी कि हमारी जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है वो यहाँ पे रिड्यूस हो गई होगी, कम हो गई होगी। और रिड्यूस होने की वजह से हमारा सब्सिडरी का स्टेटस लूज हो रहा है, क्योंकि जब 1 मिलियन शेयर्स थे तो मेरे पास 0.6 मिलियन शेयर्स थे, यानी कि 60% शेयर्स, यानी कि सब्सिडरी। 2.2 मिलियन शेयर्स में मेरे पास 0.6 मिलियन शेयर्स है, यानी कि मेरी शेयर होल्डिंग कम हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे सब्सिडरी के फर्दर शेयर्स इशू करने की वजह से मैंने अपना कंट्रोल लूज कर दिया, और ये मेरे पर्सपेक्टिव से एक तरह से डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी विथ लॉस ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट, या जो भी कॉन्सेप्ट है वो ट्रिगर होगा। द न्यू शेयर्स वर इशूड टू कुकी लिमिटेड, अ थर्ड पार्टी विच देन ऑब्टेन कंट्रोल, और ये कुकी लिमिटेड को शेयर्स इशू है और ये किसी और की सब्सिडरी बन जाएगी। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच टीएल शेयर वॉज ₹300 और 31 दिसंबर 2020, और ईयर एंड पे टीएल के शेयर की मार्केट वैल्यू 31 दिसंबर 2020 पे ₹300 पर शेयर है। तो ये हमारे पास सवाल में 3 एडजस्टमेंट है और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन में एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी के हवाले से इन्फॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 1 में लीज आईएफआरएस 16 के स्टैंडर्ड से एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 2 में आईएफआरएस 2 शेयर बेस्ड पेमेंट, कैंसिलेशन ऑफ कैश सेटल्ड और इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट का कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर 3 में एक तरह से डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी शेयर विथ लॉस ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, 25 मार्क की इसकी वेटेज है। मैं चाहता हूँ कि पहले एक दफा अच्छे से आप इस सवाल को खुद से रीड करें, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं सवाल को। सबसे पहले तो सवाल में जो जो इन्फॉर्मेशन है उसे मैं एक जगह प्लॉट कर देता हूँ अपने आंसर शीट पे, और फिर अकॉर्डिंगली हम जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको भी देखते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट में हमसे एसेट और लायबिलिटीज का रिवाइज नंबर और चेंजेस इन नेट इक्विटी, चेंजेस इन इक्विटी मांगी गई थी कंसोलिडेटेड। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर क्रिएट करें, हमारे पास आइसक्रीम लिमिटेड, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ changes in equity for the year ended 31st December 2020। हमारे पास शेयर कैपिटल का नंबर अवेलेबल है, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स का नंबर अवेलेबल है, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का नंबर अवेलेबल है। अगर आप सवाल की इन्फॉर्मेशन को देखें तो पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि शेयर कैपिटल ऑफ आईसीएल कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एज एट 31 दिसंबर 2018। देखिए, अगर आपको 2020 की मूवमेंट टुगेदर विद कंपैरेटिव बनानी है तो यानी कि आपकी मूवमेंट 2019 से स्टार्ट होगी, 2019 की फॉर द ईयर, 2020 की फॉर द ईयर मूवमेंट आएगी, यानी कि आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी एज एट 31 दिसंबर 2018। हमारे पास 31 दिसंबर 2018 के नंबर्स अवेलेबल हैं। शेयर कैपिटल है हमारे पास 700, रिटेन अर्निंग्स है हमारे पास 1013, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स 1013, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है हमारे पास 310। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में हमें 2020 और 2019 का प्रॉफिट दे रहा है 440 और 315, जिसमें से एनसीआई का हिस्सा है 60 और 50। तो मैं इसे भी प्लॉट कर देता हूं। हमारे पास 2020 और 2019 इन 2 सालों का प्रॉफिट अवेलेबल है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर है हमारे पास 2020 का 440 और 312, 440 एंड 312। इसमें से हम अगर लेस करते हैं शेयर ऑफ एनसीआई, कि एनसीआई का शेयर कितना है, तो एनसीआई का शेयर है 60 और 50, तो -60 और -50, तो हमारे पास ये पेरेंट की शेयर होल्डर्स का शेयर आ जाएगा। क्या आ गया हमारे पास, शेयर ऑफ पेरेंट्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 5 में 31 दिसंबर 2020 पे एसेट और लायबिलिटीज का नंबर अवेलेबल है, तो ये भी प्लॉट कर देता है, या बराबर में प्लॉट करने यहाँ पे।
एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और ये नंबर अवेलेबल है हमारे पास एज एट 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020 में हमारे पास एसेट्स हैं 3804 और लायबिलिटीज है हमारे पास 985। तो ये मैंने सवाल की जो इन्फॉर्मेशन थी इक्विटी की, प्रॉफिट की और एसेट और लायबिलिटीज की, उनको सिर्फ अभी सिंपली सवाल से कॉपी किया है। एडजस्टमेंट नंबर 4 में सब्सिडी की एक्विजिशन के हवाले से कह रहा है। एडजस्टमेंट नंबर 5 में डिविडेंड का कह रहा है। एडजस्टमेंट नंबर 6 में कहता है कि एनसीआई को हमने प्रोपोर्शनेट शेयर पे रखना है। इसके अलावा 3 एडजस्टमेंट हैं, उनको भी देखेंगे। पहले एडजस्टमेंट नंबर 4 में जो हमने सब्सिडी एक्वायर की है गैलेटो लिमिटेड, इसके हवाले से बात करते हैं। कहता है 1 जनवरी 2019 यानी कि पिछले साल के स्टार्ट में हमने गैलेटो लिमिटेड का 80% शेयर होल्डिंग एक्वायर किया 800 में। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम था 500 400 और नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स की फेयर वैल्यू थी 950। तो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं सिंपल एक कैलकुलेशन कर सकता हूँ। यहाँ देखिए, अगर मैं अपने पास वर्किंग करूं, वर्किंग 1 एक्विजिशन ऑफ गैलेटो लिमिटेड। गैलेटो लिमिटेड का हमने 80% शेयर होल्डिंग एक्वायर किया, या प्रॉपर अगर हम लिखें शेयर होल्डिंग एक्वायर्ड 80%, यानी कि एनसीआई है 20%, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 800 और फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स है हमारे पास। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम का नंबर दिया है लेकिन इसके कोई काम नहीं है, हमें सब्सिडी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू चाहिए 950। तो अगर हमारे पास ये सारे नंबर्स अवेलेबल है तो हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगी 800, इससे लेस कर देंगे शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू है 950 और हमने 80% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है तो 80%, इसे मैं नेगेटिव में लिख देता हूँ। तो हमारे पास गुडविल आ गया 40। गुडविल का वैसे कुछ करना नहीं है क्योंकि इन्होंने हमें नेट एसेट 31 दिसंबर 2020 पे दिए इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसमें गुडविल रिकॉर्डेड ही होगी। हमें बेसिकली चाहिए एनसीआई का नंबर कि हमारे पास एनसीआई एट एक्विजिशन कितनी रिकॉर्ड होगी। तो एनसीआई एट एक्विजिशन आप कैलकुलेट कर सकते हो किस तरीके से कि नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू 950 और एनसीआई की शेयर होल्डिंग है 20%। अब देखिए, जब आप सब्सिडी एक्वायर करते हो तो आप जनरल एंट्री क्या पास करते हो? आप जनरल एंट्री पास करते हो कि आप सब्सिडी के नेट एसेट्स डेबिट करते हो, जो भी एसेट और लायबिलिटीज है। सब्सिडी की गुडविल डेबिट करते हो, जो आपने कंसिडरेशन पे की उसे क्रेडिट करते हो, और एनसीआई का नंबर क्रेडिट कर देते हो। तो हमारे पास नेट एसेट कैपिटलाइज होगा 950 से, गुडविल कैपिटलाइज होगा 40 से, कैश क्रेडिट होगा 800 से और एनसीआई क्रेडिट होगी 190 से। तो ये वाला काम जो हमने किया है ये बेसिकली 1 जनवरी 2019 पे किया है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि अगर हम चेंजेस इन इक्विटी देखें तो उसमें हमारे पास ये 190 की एनसीआई इंक्रीज हो रही होगी। तो 31 दिसंबर 2018 के बाद 2019 से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले ही दिन 1 जनवरी 2019 में हमने सब्सिडी एक्वायर कर ली। तो एक्विजिशन ऑफ जीएल दैट इज योर सब्सिडी, इसकी वजह से हमारे पास जो एनसीआई है वो 190 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद फिर हमें अगली एडजस्टमेंट में कहता है पॉइंट नंबर 5 में, डिविडेंड का डेटा दे रहा है। पहले बुलेट में कहता है कि 1 अगस्त 2019 में बोनस इशू हुआ 20%। 1 मार्च 2020 पे 2019 का फाइनल डिविडेंड दिया गया, कैश डिविडेंड 15%। अब 2019 का अगर फाइनल डिविडेंड है तो वो 2020 में दिया जाएगा। और 1 दिसंबर 2020 पे इंटरिम कैश डिविडेंड दिया गया 2020। तो 2020 के जो डिविडेंड है वो तो बेसिकली 2020 की मूवमेंट में देखे जाएंगे। 2019 की मूवमेंट बनाते वक्त हमारा आईसीएल का 20% बोनस डिविडेंड रेलेवेंट है। तो हमारे पास इंटरिम बोनस डिविडेंड फॉर 2019 एट कितना परसेंट बोनस डिविडेंड है सर? बोनस डिविडेंड है 20%। 20% का हमने बोनस डिविडेंड पेरेंट कंपनी ने दिया। पेरेंट कंपनी ने जब डिविडेंड दिया तो 20% से इसका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और सेम अमाउंट से इसकी रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएगी।
तो ये हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इश्यूज को हटाकर उनको अकॉर्डिंगली मैनेज कर लिया। अभी ये डिविडेंड भी है लेकिन इसको हम 2020 में देखेंगे। अब आते हैं अपने आउटस्टैंडिंग इश्यूज पे। पॉइंट नंबर 1 में कहता है on 1st January 2019, company acquired an asset on lease at a semi-annual rental of 90 million payable in arrears for 5 years. The accounting for both years have been made and the accountant has not taken into account the fact that after the expiry of 6 months, both lessee and lessor has the right to terminate the lease at any time without permission from the other party with no penalty. Discount rate of 10% per annum has been used. यहाँ हमें थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या देखें, वेल मैं वर्किंग करता हूँ। ये है बेसिकली इशू नंबर 1। इशू नंबर 1 में क्या हुआ है कि 2019 पे 1 जनवरी 2019 पे हमारे अकाउंटेंट ने एक राइट टू यूज एसेट रिकॉर्ड कर लिया है और हमारे अकाउंटेंट ने एक लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली है। इसने ये राइट टू यूज एसेट और लीज लाइबिलिटी कैसे रिकॉर्ड किया होगा सर? इसने कैलकुलेट की होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10 सेमी एनुअल रेंटल्स of rupees 90 million each at 10% per annum। 5 साल की लीज है, सेमी एनुअल रेंटल्स है, तो इसका मतलब है कि 10 सेमी एनुअल रेंटल्स होंगे। 90 मिलियन का एक रेंटल है और 10% का डिस्काउंटेड इस्तेमाल हुआ है। आप इसे एन्युटी के फॉर्मूला से प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू रेंटल 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर रेज टू दी माइनस एन होल डिवाइडेड बाई आई से कैलकुलेट कर सकते हो। एक्सेल में प्रेजेंट वैल्यू का एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। इस फॉर्मूला में पहले आता है रेट। यहाँ पे 10% पर एनम का रेट है लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी सेमी एनुअल है, तो अगर मैं रेंटल रेट को सेमी एनुअल करना चाहता हूँ तो सिंपली ये 5% हो जाएगा। इसके बाद आता है नंबर ऑफ रेंटल्स, तो नंबर ऑफ रेंटल्स कितने 10। इसके बाद आता है कितनी अमाउंट ऑफ रेंटल है सर? रेंटल की अमाउंट है 90। इसके बाद फेयर वैल्यू अगर हमारे पास अवेलेबल हो, यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है तो इसको मैं जीरो कर देता हूँ। और टाइप कौन सी है? एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो इसे भी मैं जीरो कर देता हूँ। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो गई, दैट इज 694.96। अच्छा, वैसे ये सही कैलकुलेट हुआ है लेकिन मेक श्योर करने के लिए कि ये सही कैलकुलेट हुआ है या नहीं, मैं एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लेता हूँ। तो हमारे पास लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बन जाएगा। लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में हमारे पास पीरियड एंड का कॉलम आएगा, ओपनिंग लायबिलिटी का कॉलम आएगा, इंटरेस्ट का कॉलम आएगा। इंटरेस्ट चूंकि सेमी एनुअल है तो 5%। रेंटल्स का कॉलम आएगा और क्लोजिंग का कॉलम आएगा। अब देखें 1 जनवरी 2019 पे ये अरेंजमेंट स्टार्ट हुआ है, तो पहले 6 महीने एंड होंगे 30 जून 2019 पे, फिर दूसरे 6 महीने एंड होंगे 31 दिसंबर 2019 पे। इसी तरीके से अगर 5 साल की लीज है तो 2020, 21, 22, 23 और 24। तो ये आ जाएगा 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, 2022, 23 और 23। तो ये 5 साल पूरे हो गए, 10 सेमी एनुअल रेंटल्स आ जाएंगे। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि हमने जो लीज लायबिलिटी कैलकुलेट की है वो सही भी कैलकुलेट किया है, नहीं तो 694.96 से ओपनिंग आएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस नंबर पे 5%। रेंटल माइनस होंगे 90 के, तो हमारे पास क्लोजिंग लीज लायबिलिटी आ जाएगी। अब अगर हमने सही किया और मैं सिंपली फॉर्मूला को ड्रैग करूँ तो ये इन दी एंड जीरो बनना चाहिए। देख लेते हैं। तो ये हमारी लायबिलिटी इन 5 सालों में खुद ब खुद जीरो हो जाएगी। एनीवे ये काम तो मैंने सिर्फ ये चेक करने के लिए किया है कि मैंने अमोर्टाइजेशन जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है वो सही कैलकुलेट किया है नहीं। अब हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया है कि 1 जनवरी 2019 पे इसने राइट टू यूज एसेट डेबिट किया होगा 694.96 से और लीज लायबिलिटी क्रेडिट कर दी होगी 694.96 से। फिर इसने 2019 में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया होगा। फिर इसने 2019 में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया होगा और 2019 में जो भी रेंटल पे किया उससे अपनी लायबिलिटी को कम कर दिया होगा। तो फाइनली हमारे पास
31 दिसंबर 2019 के नंबर्स आ जाएंगे। देखें, इसने राइट टू यूज एसेट को डेप्रिशिएट किया होगा 5 साल की यूजफुल लाइफ पे, तो मैं राइट टू यूज एसेट को 694 के अमाउंट को डिवाइड कर देता हूँ 5 से। इसने लीज लायबिलिटी पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया होगा सिर्फ 2 पीरियड का, मतलब पूरे साल में 2 सेमी एनुअल पीरियड का इंटरेस्ट है 34.75 प्लस 31.19 और इसने इसी तरह रेंटल भी 2 माइनस किए होंगे 90 और 90। तो 31 दिसंबर 2019 पे जो इसके पास राइट टू एसेट का नंबर रह गया होगा और लीज लायबिलिटी का नंबर रह गया होगा वो होगा 555.96 और 581.69। फिर यही काम इसने 2020 के लिए भी किया होगा, यानी 2020 में भी डेप्रिसिएशन, 2020 में भी इंटरेस्ट और 2020 में भी रेंटल की पेमेंट से अपनी लायबिलिटी को कम किया होगा। सर 2020 में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया होगा 555.96 डिवाइडेड बाय 4 कर दें क्योंकि 4 साल की रिमेनिंग लाइफ रह गई है, तो डेप्रिसिएशन का नंबर सेम ही आएगा 138.9। इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया होगा जो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में दिखाई दे रहा है 29.08 और 26.04, ये 2020 का इंटरेस्ट है। और 2020 के दो दो रेंटल्स हैं 90 और 90। तो 31 दिसंबर 2020 पे जो हमारी बैलेंस शीट पे लीज लायबिलिटी और राइट टू यूज एसेट का नंबर रह गया होगा वो कितना रह गया होगा 416.97 और 456.81। अब ये नंबर 31 दिसंबर 2020 पे हमारी बैलेंस शीट पे है, लेकिन 2020 हमारा करंट ईयर है, यानी कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी ड्राफ्ट है, तो इसके तो मैं प्रॉफिट में जाके एडजस्टमेंट कर दूंगा। लेकिन जो 2019 है इसकी हमें रिटेन अर्निंग्स जाके सही करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं 31 दिसंबर 2020 पे 31 दिसंबर 2020 पे अगर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बना, अगर मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री 2020 पे आखिर में बना रहा हूं तो वो किस तरह से बनेगी समझिएगा। इतना एसेट है 416 का, इसको खत्म करना है, तो राइट टू यूज एसेट क्रेडिट हो जाएगा 416.97। इतनी लीज लायबिलिटी है, इसको भी खत्म करना है, तो रेंट सॉरी लीज लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। अब इन 2 सालों में डेप्रिसिएशन के नाम पे और इंटरेस्ट के नाम पे एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ हुआ है। तो जो इंटरेस्ट बेसिकली 2019 से पर्टेन करता है, जो डेप्रिसिएशन 2019 से पर्टेन करता है वो हमारे 2019 के प्रॉफिट को कम कर रही होगी, यानी कि एक तरीके से हमारी रिटेन अर्निंग से एडजस्ट होगी। वो कितना है सर, वो है 138 का डेप्रिसिएशन, 138 का डेप्रिसिएशन और 66.73 का इंटरेस्ट। अच्छा, फिर हमारा प्रॉफिट 2020 का रिकॉर्ड हुआ हुआ है, सॉरी प्रॉफिट हमारा कम नहीं होगा, प्रॉफिट कम हुआ हुआ है डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के नाम पे, हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो इसको मैं डेबिट नहीं करूंगा बल्कि इसको मैं क्रेडिट करूंगा। इसी तरह 2020 का प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज होगा, कितनी अमाउंट से सर, 2020 का जो डेप्रिसिएशन है और 2020 का जो इंटरेस्ट है। अब ये एक्सपेंस रिवर्स किया मैंने 2019 और 20 का जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के नाम पे रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर इस पे IFRS 16 के तहत लीज लायबिलिटी और राइट टू यूज ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो जो रेंटल हमने पे किया उस रेंटल के एक्सपेंस को तो रिकॉर्ड करेंगे। तो यानी कि हमारे पास 2019 में जो रेंटल हमने पे किया वो एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होना चाहिए था 180, यानी कि प्रॉफिट कम होना चाहिए था। और 2020 में जो पे किया उससे 2020 का प्रॉफिट कम होना चाहिए था, ये 180। तो ये रेंटल एक्सपेंस 180 180 2019-20 ये लीज लायबिलिटी को खत्म कर दिया, ये राइट टू यूज को खत्म कर दिया, और जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट रिकॉर्ड हुआ हुआ था ये बेसिकली मैंने इसे रिवर्स कर दिया है। अगर मैंने सही किया तो मेरी एंट्री रिकंसाइल करनी चाहिए, एंट्री रिकंसाइल करिए 816 पे, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड का जो टोटल है वो बेसिकली 816 बन रहा है। अब इस एडजस्टमेंट को मैं प्लॉट करता हूं, देखिए इस एडजस्टमेंट को प्लॉट करने से किस तरह से करेंगे। 2019 का प्रॉफिट कम हो रहा है 180 से, इंक्रीज हो रहा है 205 से, तो मैं प्रॉफिट में जाकर जो हमने कैलकुलेट किए थे, सॉरी जो हमने यहाँ प्लॉट किए थे, रिवर्सल या इशू
वन रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। जो हमने इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया 2019 और 20, उसको रिवर्स कर देते तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सर 2019 का प्रॉफिट बढ़ेगा हमारा 205 से, और 2020 का प्रॉफिट बढ़ेगा हमारा 194 से। फिर क्या होगा? इशू वन, रिकॉर्डिंग ऑफ रेंटल एक्सपेंस। जो रेंटल एक्सपेंस पेमेंट के तौर पे रिकॉर्ड हो चुका है उसे हमें एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। तो जब एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो 2020 और 19 दोनों का प्रॉफिट कम होगा। कितने से? सर 2020 का रेंटल एक्सपेंस है 180, और इसी तरह 2019 का भी रेंटल एक्सपेंस है 180। तो ये हमारे प्रॉफिट का नंबर सही हो गया। दूसरी तरफ हमें एसेट और लायबिलिटी को भी सही करना है। तो इशू वन, रिवर्सल ऑफ राइट टू यूज एसेट एंड लीज लायबिलिटी। एसेट हमारा 31 दिसंबर 2020 पे रिवर्स होगा, कम होगा, तो 416 यहां से उठा ले या एंट्री से उठा ले, एक ही बात है। 416 से हमें एसेट कम करना है और लीज लायबिलिटी को भी कम करना है। तो हमारी लीज लायबिलिटी 31 दिसंबर 2017 पे है 456, एंट्री से उठा ले या 456 वर्किंग से उठा ले। तो हमने राइट टू एसेट को रिवर्स कर दिया, लीज लायबिलिटी को रिवर्स कर दिया 31 दिसंबर 2020 पे। 2019 2020 के प्रॉफिट में जो डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ था उसे रिवर्स कर दिया, जो रेंटल एक्सपेंस रिकॉर्ड होने चाहिए था उसे रिकॉर्ड कर दिया। तो ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 यहाँ तक मैनेज हो गई है। इसका ऑब्वियसली प्रॉफिट पे इंपैक्ट आ रहा है, तो जो एडजस्टेड प्रॉफिट होगा वो अकॉर्डिंगली हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में प्लॉट होगा। इसके बाद आते हैं हम एडजस्टमेंट नंबर 2 पे। एडजस्टमेंट नंबर 2 में कहता है कि 31 दिसंबर 2020 पे कंपनी ने अपना शेयर एप्रिसिएशन राइट जो कि 10 एग्जीक्यूटिव्स को दिया हुआ था उसे कैंसिल कर दिया, और इसकी जगह कंपनी ने हर एग्जीक्यूटिव को 32,000 शेयर ऑप्शंस दे दिए। कंडीशन ये है कि अगले 2 सालों तक कंपनी में रहना है। कह रहे ओरिजिनली कंपनी ने 30,000 शेयर एप्रिसिएशन राइट दिए थे 10 एग्जीक्यूटिव्स को, इस कंडीशन पे कि 4 साल तक कंपनी के साथ रहेंगे। 2020 पे आके इसको कैंसिल करके इसकी जगह शेयर ऑप्शन यानी कि इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट ग्रांट कर दिया गया। फिर हमारे पास शेयर एप्रिसिएशन राइट की फेयर वैल्यू है 31 दिसंबर 2019 पे, 31 दिसंबर 2020 पे। 31 दिसंबर 2020 यानी कि जिस वक्त की कैंसिलेशन हो रही है उस वक्त शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू अवेलेबल है। हमें लगता है कि 10 के 10 एग्जेक्टिव्स ये कंडीशन पूरी करेंगे। कह रहे हैं 2020 में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, 2020 में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा, अब ये कोई एरर नहीं हुआ है। 2019 में हमने शेयर एप्रिसिएशन राइट का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, बिल्कुल सही किया था। ये कैंसिलेशन या मॉडिफिकेशन तो 2020 में आके हो रही है ना, तो हमें 2019 में जाके कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो 2020 में करनी है। यहाँ देखिएगा इशू नंबर 2। सर हमने कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट के हिसाब से अगर हम वर्किंग बनाएं कि कितना एक्सपेंस 2019 में रिकॉर्ड हो चुका है। सर 2019 में जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होगा वो रिकॉर्ड हुआ होगा 10 एग्जेक्टिव्स, हर एग्जेक्टिव को 30,000 शेयर ऑप्शन दिए, सॉरी शेयर एप्रिसिएशन राइट दिए। 10 एग्जेक्टिव्स हैं और 10 एग्जेक्टिव्स को जो है 30,000 शेयर एप्रिसिएशन राइट दिए। 31 दिसंबर 2019 पे, 31 दिसंबर 2019 पे शेयर एप्रिसिएशन राइट की फेयर वैल्यू कितनी थी? 150, तो इंटू 150। और सर्विस कंडीशन कितनी थी? 4 साल की सर्विस कंडीशन थी। 4 साल में से 31 दिसंबर 2019 पे 1 साल की सर्विस कंडीशन पूरी हो गई, यानी कि 1/4। 31 दिसंबर 2019 पे 10 एग्जेक्टिव्स, हर एग्जेक्टिव के अगेंस्ट 30,000 शेयर ऑप्शन। शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू ईयर एंड पे, कैश रेट शेयर बेस्ड पेमेंट में आप ईयर एंड की फेयर वैल्यू लेते हो 150, और 4 साल की सर्विस कंडीशन में से 1 साल की सर्विस कंडीशन पूरी हो गई है। तो हमने 2019 में अगर मैं इसको रिकॉर्ड करूं 10 इंटू 30,000 इंटू 150 इंटू 1/4। अच्छा, फिर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 मिलियन से। 1 मिलियन से मैं इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि हमारी सारी वर्किंग रुपीज मिलियन में चल रही है। तो हमने 11.25 का एक्सपेंस और लाइबिलिटी रिकॉर्ड की हुई होगी। वो 11.25 का एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन 2019, ये हमने एक्सपेंस और लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। अब हम इस कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट को इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट बना रहे हैं। तो इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि 2020 पे कितना रिजर्व होना चाहिए। सर
2020 पे अगर मैं देखूं तो 10 एग्जेक्टिव्स हैं। हर एग्जेक्टिव को कितने शेयर ऑप्शन का वादा किया है सर? हर एग्जेक्टिव को 32,000 शेयर ऑप्शन का वादा किया है। तो 10 इंटू 32,000। सर शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू ऑन द ग्रांट डेट या ऑन द मॉडिफिकेशन डेट कितनी है? सर ग्रांट डेट मॉडिफिकेशन डेट 31 दिसंबर 2020 पे शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू है 200। तो इंटू 200। और 31 दिसंबर 2020 तक 4 सालों में से 2 साल गुजर चुके हैं, यानी कि 2/4 इतना रिजर्व आपके पास होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय 32,000 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 2/4 और अगेन रुपीज इन मिलियन में करने के लिए होल डिवाइडेड बाय रुपीज, होल डिवाइडेड बाय 1 मिलियन कर दिया। तो हमारे पास 32 का शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व होना चाहिए। अब देखें इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, ये एंट्री बनेगी 2020 में कि सर जो लाइबिलिटी आपकी 2019 की रिकॉर्डेड है इसे आप रिवर्स कर देंगे 11.5 से। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व आप रिकॉर्ड करेंगे कितना, 32 से। और बेसिकली 1 साल की लाइबिलिटी रिवर्स करके 2 साल का रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, तो जो भी बैलेंसिंग है वो आपका एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड हो रहा होगा। इसमें बैलेंसिंग कर देते, 32 माइनस 11.25 का आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना। तो बस ये एक एंट्री है जिसको प्लॉट करना है। अब देखिए लाइबिलिटी कम हो रही है 11.25 से। तो अगर मैं अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज में आऊं तो इशू टू रिवर्सल ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी। कितने से लाइबिलिटी कम हो रही है सर? लाइबिलिटी कम हो रही है हमारी 11.25 से। मैं इसको लिंक कर देता हूँ। तो 11.25 से हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। सर एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा पीएनएल में? 20.75। तो इशू टू रिकॉर्डिंग ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस। इससे 2019 में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, जो भी इम्पैक्ट है वो 2020 में ही रिकॉर्ड होगा। तो जो हमने एंट्री में बैलेंसिंग एक्सपेंस कैलकुलेट किया था 20.75। और जब मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाऊंगा, इवन मैं बना भी रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो हमारे पास 2020 में एक शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व भी आ जाए। इसे हम 2020 की मूवमेंट में शो करेंगे, तो हम याद रखेंगे मैंने कॉलम इसलिए बना दिया ताकि हम बाद में भूल ना जाए। जब हम 2020 की मूवमेंट बनाएंगे तो हम शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व के नाम से अकॉर्डिंगली जो इक्विटी में अमाउंट हमने रिजर्व में क्रेडिट किया है उसे हम प्लॉट कर देंगे, दैट इज 32। तो ये हमारा इशू नंबर 2 क्लोज होता है। इसके बाद आता है इशू नंबर 3 पे। अब इशू नंबर 3 में क्या है सर? इशू नंबर 3 में कहता है कि पहले सेकंड पैरा में रेलेवेंट बात है, फिर पहले पैरा को रीड करेंगे। आईसीएल के पास 0.6 मिलियन शेयर्स थे टीएल के 2017 से, और टीएल के टोटल शेयर से 1 मिलियन, यानी कि हमारी शेयर होल्डिंग है 60%। कैरिंग वैल्यू टीएल के एसेट्स की इस प्रोसीड के अलावा और लाइबिलिटीज की वैल्यू है 31 दिसंबर 2020 पे 405.85। गुडविल जो है वो 57 है, और ये हमने एक्विजिशन पे रिकॉर्ड की थी, ये इम्पेयर नहीं हुई। ईयर एंड पे क्या हुआ कि टीएल को एक्वायर कर लिया, सॉरी टीएल ने फर्दर शेयर इशू किए 1.1 मिलियन से, 1 मिलियन से बढ़कर 2.2 मिलियन शेयर इशू हुए, पर इसका कंट्रोल किसी और के पास से चला गया, हमारे पास से कंट्रोल चला गया। और ईयर एंड पे जो शेयर की मार्केट वैल्यू हुआ 300 पर शेयर। अब इसे किस तरह से मैनेज करना है? ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय आईसीएल। आईसीएल के पास कितने शेयर्स है? 0.6। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टीएल। टीएल के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर? पहले 1 मिलियन थे, पहले 1 मिलियन थे, अब 2.2 मिलियन हो गए। लेकिन हमारे नंबर ऑफ शेयर्स तो 0.6 ही है ना। ये बेसिकली बिफोर फर्दर इशू, और ये बेसिकली आफ्टर फर्दर इशू। टीएल ने जो फर्दर इशू किया उससे पहले भी हमारे पास 0.6 थे, फर्दर इशू किया अभी भी हमारे पास 0.6 है। पहले टीएल के टोटल शेयर से 1 मिलियन, अब टोटल शेयर हो गए 2.2 मिलियन। तो अगर मैं अपनी शेयर होल्डिंग देखूं कि मेरी शेयर होल्डिंग पे क्या इंपैक्ट आया, तो पहले मेरी शेयर होल्डिंग थी 0.6 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 60%। लेकिन अब मेरी शेयर होल्डिंग हो गई है
27.27%। यानी कि पहले ये मेरी सब्सिडरी थी और अब ये मेरी एसोसिएट बन गई है। यानी कि हम सब्सिडरी के शेयर्स तो बेच नहीं रहे, लेकिन हम कंट्रोल लूज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली अब हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन को ड्रॉप करके एसोसिएट की इक्विटी अकाउंटिंग को फॉलो करना पड़ेगा। तो इन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे। इन्होंने कहा है कि एज एट 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 पे जो शेयर की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो 300 है। तो मार्केट वैल्यू पर शेयर इज 300। ठीक है सर। एसेट्स की वैल्यू है 405, लाइबिलिटीज है 85। एसेट्स हैं 405, लाइबिलिटीज हैं 85। मैं चेक कर लेता हूँ। 405 के एसेट्स और 85 की लाइबिलिटी, और गुडविल है 57, और गुडविल है 57। अच्छा, पहले हमारी शेयर होल्डिंग कितनी थी? 60%। तो यानी कि एनसीआई कितनी होगी? 20%। एनसीआई कितनी होगी? 20%। एनसीआई 20% तो है। एनसीआई का ईयर एंड पे नंबर कितना होगा सर? वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप नेट एसेट पे एनसीआई की परसेंटेज अप्लाई करते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड है। तो अगर मैं नेट एसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एसेट माइनस लाइबिलिटी। ये ब्रैकेट में मैंने नेट एसेट्स कैलकुलेट कर लिए सब्सिडी के 31 दिसंबर 2020 पे। 405 माइनस 85, ये नेट एसेट्स आ गए। इसका 40%, 20% नहीं, 40%, सॉरी, 60% हमारे पास है ना, तो एनसीआई कितना होगा? 40%। इसका 40% एनसीआई, यानी कि एनसीआई 128। अब हम इस सब्सिडी को डी रिकॉग्नाइज करने लगे। देखिए, मैं डी रिकॉग्निशन पे एंट्री के बनाऊंगा। जब आप इस सब्सिडी को डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो इस सब्सिडी के सारे एसेट्स आपके पास से जाएंगे। सब्सिडी के सारे एसेट्स आपके पास से जाएंगे, तो एसेट 405 से क्रेडिट हो जाएंगे। इस सब्सिडी की सारी लाइबिलिटीज आपके पास से जाएंगी, तो लाइबिलिटी 85 से डेबिट हो जाएगी। जब सब्सिडी नहीं रही, तो गुडविल हमारे पास से जाएगी, गुडविल भी क्रेडिट हो जाएगी। जब सब्सिडी ही नहीं रही, तो इसकी एनसीआई भी हमारे पास से जाएगी, एनसीआई 128 से डेबिट हो जाएगी। और हमारे पास अभी भी 0.6 मिलियन शेयर्स हैं, लेकिन अभी हमारी सब्सिडी से इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बन गए। और इस इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा सर? इस इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को मैं रिकॉर्ड करूंगा फेयर वैल्यू पे, क्योंकि 31 दिसंबर पे जो फेयर वैल्यू अवेलेबल है। ये कैसे कैलकुलेट होगा? 0.6 मिलियन शेयर्स हैं और 31 दिसंबर पे फेयर वैल्यू है 300, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये आ गया 180। अब इस एंट्री का जो भी बैलेंसिंग है, वो बेसिकली मेरा गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी है। तो डेबिट साइड है 393, क्रेडिट साइड है 462। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास गेन आ रहा है, जिसे हम पीएनएल में रिकॉर्ड कर देंगे। मैं इस गेन की कैलकुलेशन भी बता देता हूँ आपको। यहाँ तो मैंने डबल एंट्री बनाई है, मैं इसकी कैलकुलेशन भी समझा दूँ। सॉरी, हमारे पास गेन नहीं, लॉस आ रहा है। क्रेडिट साइड हैवी आ रही है, तो हमारे पास लॉस ऑन डिस्पोजल, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड, 69 का लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेशन होगी। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, और वो फेयर वैल्यू कितनी है? 300 का एक शेयर है, और हमारे पास शेयर्स है 0.6 मिलियन। तो ये आ जाएगा 300 इंटू 0.6, 180, लेस एसेट्स, लेस गुडविल, एड लाइबिलिटीज, एड एनसीआई। जो एसेट मेरे पास से जा रहे हैं उसे मैं लेस कर रहा हूँ, जो लाइबिलिटीज और एनसीआई मेरे पास से जा रहा है उसे मैं हटाने के लिए ऐड कर रहा हूँ। तो एसेट मेरे पास से जा रहे हैं 405 के, गुडविल मेरे पास से जा रही है 57 की, लाइबिलिटीज मेरे पास से जा रही है 85, एनसीआई मेरे पास से जा रहा है 128। तो अगर इन सबको टोटल कर लें, तो ये बनेगा 249। तो मेरे पास जो बेसिकली लॉस आया यहाँ पे, वो आ गया 69, लॉस ऑन डिस्पोजल।
अब ये एंट्री हमने प्लॉट करनी है, ये एंट्री हमने प्लॉट करनी है। देखिए इस एंट्री का इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 180 से रिकॉर्ड होगा तो आपके एसेट्स बढ़ेंगे। तो मैं एसेट्स में इशू 3 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, सर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 180 से रिकॉर्ड होगा। इसके बाद एनसीआई जा रही है, एनसीआई जाने से एसेट और लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। एनसीआई के जाने से हमारी क्या कहते हैं, एनसीआई के जाने से होता क्या है कि हमारा चेंजेस इन इक्विटी में एनसीआई कम होगी, तो इसको हम चेंजेस इन इक्विटी में दिखाएंगे। हमारे पास से लायबिलिटीज जा रही है 85 की और एसेट्स जा रहे हैं 405। तो इससे मैं इशू 3 डिस्पोजल ऑफ टीएल, डिस्पोजल ऑफ टीएल से हमारे पास से एसेट कम हो जाएंगे 405, ये मैंने माइनस कर दिया, और लायबिलिटीज कम हो जाएंगी 85। अच्छा डिस्पोजल ऑफ टीएल की वजह से ये जो बेसिकली मैंने किया है, ये मैंने एसेट और लायबिलिटी को डीरेकग्नाइज किया है। इसकी गुडविल भी डीरेकग्नाइज हो जाएगी, तो गुडविल के डीरेकग्नाइज होने से भी एसेट कम होंगे। गुडविल कितनी है हमारे पास 57। तो अगर आप इस एंट्री को देखें, मैंने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट से एसेट बढ़ा दी है, जो लायबिलिटीज गई उससे लायबिलिटी कम कर दी, जो एसेट गए उससे एसेट कम कर दिए, जो गुडविल गए उससे भी एसेट कम कर दिए। जो लॉस हुआ इससे हमारा 2020 का प्रॉफिट कम होगा। तो मैं अपने प्रॉफिट में इशू 3 डिस्पोजल ऑफ टीएल, कितना प्रॉफिट कम होगा सर, जो 69 का हमने नंबर कैलकुलेट किया। तो ये हमने जनरल एक्विजिशन ऑफ जेलिटो की वर्किंग की, इशू नंबर 1 को देखा, इशू नंबर 2 को देखा, इशू नंबर 3 को देखा, यानी कि अकॉर्डिंगली सारी एडजस्टमेंट प्लॉट कर लिए, बस हमें चीजों को कंक्लूड करना है। देखिए सवाल की जो रिक्वायरमेंट नंबर ए थी उसके तहत हमें रिवाइज अमाउंट ऑफ एसेट और रिवाइज अमाउंट ऑफ लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये तो हमने सारी एडजस्टमेंट्स को हाथों हाथ ही प्लॉट किया है। तो ये सवाल एक रिक्वायरमेंट तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई। ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर ए। रिक्वायरमेंट नंबर बी में हमें इसकी चेंजेस इन इक्विटी बनानी थी। हमने प्रॉफिट के नंबर्स में भी जो एडजस्टमेंट थी वो हाथों हाथ पार कर दी है। मैं इसको सिर्फ टोटल कर लेता हूँ। अच्छा प्रॉफिट के नंबर में एक चीज देखिएगा कि मैंने जो प्रॉफिट की सारी एडजस्टमेंट्स की है ना, वो इस ग्रुप के टोटल प्रॉफिट में नहीं बल्कि पेरेंट के शेयर में की है। इस ग्रुप का टोटल प्रॉफिट 2020 और 19 का अवेलेबल था, इसमें से मैंने एनसीए का शेयर माइनस कर दिया तो हमारे पास पेरेंट का शेयर ही आ गया। अब मैंने जो एडजस्टमेंट्स किए ना वो सिर्फ पेरेंट के शेयर में किए, क्यों? क्योंकि जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट वाली लीज वाली एडजस्टमेंट थी ये प्योरली पेरेंट से पर्टेन करती थी, आईसीएल के बंदे ने गलती की थी। जो आईफआरएस 2 की एडजस्टमेंट थी ये भी आईसीएल के बंदे से आईसीएल से पर्टेन करती थी। और ये जो डिस्पोजल हुआ है सब्सिडी का, इस पे भी जो गेन और लॉस आएगा वो सारा का सारा पेरेंट का है। तो मैंने ये जो एडजस्टमेंट्स की हैं इससे ओवरऑल प्रॉफिट को नहीं छेड़ा, मैंने इससे क्या करा है कि आपके पेरेंट के शेयर को छेड़ा है, एनसीआई के शेयर पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा होगा। अब चीजों को फाइनली प्लॉट करते हैं। हम 2019 की चेंजेस इन इक्विटी बना रहे थे, तो एक तो एक्विजिशन ऑफ जीएल था, फिर इंटरम बोनस डिविडेंड था, इसके बाद हमारे पास आएगा प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019। अच्छा 2019 के प्रॉफिट के आगे मैं रिस्टेटेड लिख रहा हूँ, और रिस्टेट क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि 2019 के प्रॉफिट में हमने एक एडजस्टमेंट किया कि हमने रेंटल एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया था और हमने डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के एक्सपेंस को रिवर्स किया था। तो हमारे पास जो रिस्टेटेड प्रॉफिट है वो पेरेंट का रिस्टेट हो रहा है, वो हो रहा है 287.72, और जो एनसीआई का प्रॉफिट है वो तो हमारा 50 ही रहेगा, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव 50। तो पेरेंट का शेयर मैंने पेरेंट कंसोलिडेटेड में लिख दिया, एनसीआई का शेयर मैंने एनसीआई की वर्किंग लिख दिया। तो ये हमारे पास नंबर आ गया एज एट 31 दिसंबर 2019। इसके आगे भी मैं रिस्टेटेड लिख देता हूँ क्योंकि ओरिजिनली 2019 में कुछ और रिपोर्ट हुआ था, लेकिन प्रॉफिट चेंज होने की वजह से अब ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारी 2019 तक की चेंजेस इन इक्विटी भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें ड्रॉ करनी है 2020 की चेंजेस इन इक्विटी, वो भी देख लेते हैं। यहाँ देखें
अच्छा, 2020 से पहले मैंने 2019 की जो बोनस डिविडेंड की एंट्री की ना, उसमें मैंने एक एरर किया कि मैंने बोनस डिविडेंड से शेयर कैपिटल को इंक्रीज तो किया लेकिन रिटेन अर्निंग को माइनस नहीं किया। तो इसे मैं, सॉरी, मैंने इसे गलती से एनसीआई से माइनस कर दिया था। ये एनसीआई से नहीं बल्कि कंसोलिडेटेड अर्निंग कम होगी, शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, और फिर बाकी एडजस्टमेंट सारी सही है। अब 2020 में क्या क्या हुआ है? सर 2020 में हमारे पास डिस्पोजल ऑफ टीएल, जो हमारी सब्सिडी इसका डिस्पोजल हुआ है। इस सब्सिडी की डिस्पोजल की वजह से हमारी एनसीआई कम होगी। हमने जो इशू नंबर 3 में एनसीआई के नंबर को डेबिट किया था, वो कितना था? सर वो था 128। तो 128 से हमारी एनसीआई कम हो जाएगी डिस्पोजल ऑफ टीएल के नतीजे में। इसके बाद हमने और भी कुछ काम किया था, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ शेयर एप्रिसिएशन राइट। ये बेसिकली जो हमारा इशू नंबर 2 था, मैंने आपको बताया था कि जब आप इशू नंबर 2 को देखें, कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट को हमने इक्विटी सेटल में कन्वर्ट किया था, तो हमारे पास रिजर्व कितने से रिकॉर्ड होगा? 32 से। तो ये हमारे पास शेयर बेस पेमेंट रिजर्व में आ जाएगा 32। इसे मैं लिंक कर देता हूँ प्रॉपरली। कहाँ गया? 32। फिर इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020। 2020 के प्रॉफिट को रिसेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि 2020 तो पहली बार ही रिपोर्ट कर रहे हैं। 2020 का जो प्रॉफिट है, इसमें पेरेंट का हिस्सा है 304.36 और एनसीए का हिस्सा है 60। इसमें कोई चेंज नहीं है। सॉरी, एनसीए का हिस्सा हम एनसीए के कॉलम में प्लॉट करेंगे। ये एनसीए का कॉलम है, ये शेयर बेस पेमेंट रिजर्व का कॉलम। इसके अलावा डिविडेंड का भी कुछ डाटा था। तो अगर आप सवाल की पॉइंट नंबर 5 पर आए, 1 मार्च 2020 पे आईसीएल ने फाइनल डिविडेंड दिया 2019 का। 1 मार्च 2020 पे, 2020 के स्टार्ट में 2019 का फाइनल डिविडेंड दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि इसे मूवमेंट में हमें सबसे पहले दिखाना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा फाइनल कैश डिविडेंड 2019 एट, कितना परसेंट है ये? 15%। 15% का फाइनल कैश डिविडेंड है। अब जो भी शेयर कैपिटल है उसका 15% में अपनी रिटेन अर्निंग से माइनस कर देता, 126। ठीक है। इसके बाद 1 दिसंबर 2020 पे जीएल, जीएलईसी और सब्सिडरी गैलेटो लिमिटेड, जिसमें आपकी 80% शेयर होल्डिंग थी, यानी कि एनसीए 20%, इसने भी 20% डिविडेंड दिया, कैश डिविडेंड। जैसे इस सवाल में ना, अगर आप पॉइंट नंबर 4 देखें तो जीएल का हमें शेयर कैपिटल दिया हुआ था जिसका यूज यहाँ पे होगा। तो देखिए, जीएल ने डिविडेंड दिया 20%। इस 20% डिविडेंड का 80% तो पेरेंट के पास आया होगा, 20% एनसीआई के पास गया होगा। जो 80% पेरेंट के पास आया होगा वो आपने कंसोलिडेटेड चेंजेस इन इक्विटी में नहीं दिखाना, लेकिन जो 20% एनसीआई को इशू हुआ है, एनसीआई को पे हुआ है, उससे आपकी एनसीआई कम हो जाएगी। तो बेसिकली इंटरम कैश डिविडेंड बाय जीएल, जीएल ने जो इंटरम कैश डिविडेंड दिया, कितना दिया सर? 20%, एट 20%। ये मैं एडजस्ट करूंगा, देखिए किस तरीके से। जीएल का शेयर कैपिटल है, इक्विटी ऑफ जीएल इंक्लूड शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम ऑफ 500, 500 का शेयर कैपिटल है। हमारे पास 80% है, यानी कि 20% एनसीआई के पास है, और डिविडेंड कितना है? 20%। तो 500 का टोटल शेयर कैपिटल, एनसीआई के परसेंटेज 20% और डिविडेंड भी कितना दिया? 20%। इतने से एनसीआई का नंबर कम हो जाएगा, 500 इंटू 20% इंटू 20%, या आगे 20। तो ये मेरा ख्याल है कि हमने सारी एडजस्टमेंट्स को प्लॉट कर लिया है। तो अब हमारे पास फाइनली एज एट 31 दिसंबर 2020 के नंबर आ जाएंगे। इसके आगे हम रिशेड नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पहली बार रिपोर्ट कर रहे हैं। जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं उन पे हम 0 लिख देते हैं। टोटल को कलम इन्होंने चाहे मांगा नहीं है, लेकिन आप चाहें तो बना भी सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।